मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे अचानक दो सिस्टम मिले। एक था 100 गुना बढ़ाने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरी गर्लफ्रेंड मुस्कुराई और उसने बढ़ाने वाला सिस्टम चुन लिया। मेरे पास सिर्फ वही बचा हुआ सिस्टम चुनने का विकल्प था। अप्रत्याशित रूप से 3 दिन बाद मूसलाधार बारिश का प्रलय आ गया। सभी लोग घरों में फंसे हुए थे और कहीं जा नहीं सकते थे। संसाधन सबसे बड़ी समस्या बन गए। मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा किया। मैंने अपने सभी सामान को बढ़ा लिया, बचत करते हुए और सोच समझकर खर्च किया। आखिरकार मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने मिलकर इस कठिनाई को पार कर लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मूसलाधार बारिश खत्म हुई, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बेरहमी से मार डाला। अगर तुमने मेरा बढ़ाने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं इस सिस्टम का इस्तेमाल करके खाना बढ़ा सकती थी और चुसैंग भाई के परिवार को बचा सकती थी। तुम हर चीज़ में अच्छे हो, लेकिन तुम बहुत स्वार्थी हो। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पहले ही बढ़ाने वाला सिस्टम चुन चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि वो भी पुनर्जन्म ले चुकी है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे संतुष्टि भरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में खुशी छुपाना नामुमकिन था, क्योंकि उसे वो चू भाई बहुत पसंद है और वो मुझसे, उस बॉयफ्रेंड से जिसने उसकी जान बचाई, दिल से नफरत करती है। तो इस बार मुझे तुम्हारे साथ क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुरंत ही मेरी गर्लफ्रेंड अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए उत्साहित हो गई। उसने अपने जेब में रखे केले को 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा केला तुरंत ही एक बहुत बड़ा केला बन गया। पिछले जीवन में जो बर्फीले तूफान की आपदा पूरे 1 साल तक चली थी, वो अचानक खत्म हो गई, ठीक उसी समय जब लोगों को लगा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मूसलाधार बारिश का प्रलय अचानक आ गया। सभी लोग घरों में फंसे हुए थे और सामान की कमी थी, और मेरे घर में इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के कई डिब्बे थे। मैंने बढ़ाने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ा किया, जिससे हम मुश्किल से 5 साल की मूसलाधार बारिश को झेल पाए। मेरी गर्लफ्रेंड का बचपन का दोस्त चुसैंग हमारी मदद करता था। बगल वाली पड़ोसन ने मुझसे विनती की कि मैं उनके परिवार के लिए खाना बढ़ाने में मदद करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि प्रलय के समय लोगों के दिल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। मैंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं प्रलय से बच गया, लेकिन उसी गर्लफ्रेंड ने मुझे मार डाला जिसकी मैंने इतनी मेहनत से रक्षा की थी। फैन जॉन, अब बढ़ाने वाला सिस्टम मेरा है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आखिरकार मैं जो चाहूं उसे बड़ा कर सकती हूं। तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम बेकार लगता है। मेरी गर्लफ्रेंड जैसे ये जांच रही थी कि क्या मैं भी पुनर्जन्म ले चुका हूं, उसकी आंखों में सावधानी की एक झलक भी थी। मैंने राहत की सांस ली और बेपरवाह बनकर मुस्कुराया। क्या फर्क पड़ता है? ये तो बस एक सिस्टम है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मुझे पता है कि इस बार मेरी गर्लफ्रेंड ज़रूर अपने बचपन के प्यार के परिवार को बचाने जाएगी, और एक बार किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया तो प्रलय में मेरी गर्लफ्रेंड कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये देखकर कि मुझे बढ़ाने वाले सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड उत्साहित होकर बाहर भाग गई। उसने चुसैंग के घर का दरवाज़ा खटखटाया। रान, तुम यहाँ कैसे? तुरंत ही मेरी गर्लफ्रेंड ने चुसैंग का हाथ पकड़ा और कहा, चू भाई, अंदर चलकर बात करते हैं। ये देखकर मैंने तुरंत अपना फ़ोन खोला और तारीख देखी। मूसलाधार बारिश शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। मेरे पास अभी भी समय है। फिर मैं तुरंत पास के सुपरमार्केट की ओर गाड़ी चला कर गया। मैंने वहाँ से अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लीं, खाना पीना और बाकी सामान। इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, और साथ ही टॉयलेट पेपर, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें वगैरह। मैंने चावल, आटा और कई तरह की सब्जियों के बीज भी खरीदे ताकि हर समय खाने के लिए भोजन तैयार हो सके। यहाँ तक कि मैंने चूजों का एक झुंड भी खरीद लिया। मैं फर्नीचर की दुकान भी गया और अपने लिए पूरा फर्नीचर सेट चुना। मैं अपने लिए एक नया छोटा घर बनाने की तैयारी कर रहा था। मेरा घर पिछले जीवन में ऊपरी मंजिल पर था। भले ही मूसलाधार बारिश चलती रहे, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मैं अपने घर से बाहर निकलने की योजना नहीं बना रहा था, बस अलग तरीके से जीना चाहता था। इस दौरान मैं लगातार खरीदारी करता रहा, जब तक कि मेरे बैंक कार्ड के सारे पैसे खत्म नहीं हो गए। दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड जानती थी कि मूसलाधार बारिश आने वाली है, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराई नहीं और ना ही उसने कोई तैयारी की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसका बढ़ाने वाला सिस्टम खाने को बढ़ा सकता है। इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी, बल्कि थोड़ी उत्साहित थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड किस चीज़ का इंतजार कर रही है। वो चाहती थी कि खाने की कमी के समय वो चूसन के परिवार को बचाकर खुद को साबित करे और फिर चूसन को अपने प्यार में फंसा ले। मैं हमेशा सोचता था कि उसे सिर्फ चूसन के लिए थोड़ा सा लगाव है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी है। रात को मेरी गर्लफ्रेंड घर लौटी। उसकी आंखों में गुलाबी गुलाबी भावनाएं थीं, जैसे वो पहले से ही चूसन के साथ प्यार की दुनिया में डूबी हुई हो। फानजवान, अगर मैं चूसन के परिवार को बचा लूं तो क्या तुम्हें लगता है कि चूसन मुझसे प्यार करेगा? ये सुनकर मैं चुप रहा। मेरी गर्लफ्रेंड तुरंत गुस्से में आ गई। नामुमकिन, भाईचू निश्चित रूप से मुझसे प्यार करेगा। फानजवान, सच बताओ, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है क्या? मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और बस सिर झुकाकर फोन देखने लगा, ऑनलाइन उन चीजों को खरीदते हुए जिनकी मुझे जरूरत थी।
मुझे एक बार पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड ने नुकसान पहुंचाया था, अब मैं इसे दोबारा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फानजुआन, तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? मुझे कुछ 10,000 उधार दे दो, मुझे खाना खरीदना है। मैंने अभी अभी एक फ्रिज खरीदा था और मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका था। मेरी गर्लफ्रेंड तुरंत फिर गुस्से में आ गई। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है। फ्रिज क्यों खरीदा? मैं अपने चावल को फ्रिज से नहीं बदल सकती। तुम इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो? मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत सामान्य हो गई। नहीं, मैं बस क्यूरियस थी। तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बस तुम्हारी लाइफ की चिंता कर रही थी डार्लिंग। याद है तुम्हारे कमरे में कुछ खाना था ना? मैंने वो पास के अकेले बुजुर्गों को दे दिया है। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा ना? मेरी गर्लफ्रेंड मुस्कुरा रही थी, जैसे वो मेरे तारीफ की उम्मीद कर रही हो कि वो कितनी दयालु है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नई जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड ना सिर्फ वही बढ़ाने वाला सिस्टम हासिल कर चुकी थी जो वो चाहती थी, बल्कि उसने मेरे आखिरी सारे संसाधन भी ट्रांसफर कर दिए थे। क्या वो मुझे जानबूझकर घेरने की कोशिश कर रही है? मेरी गर्लफ्रेंड की चमकती मुस्कान देखकर उसके प्रति मेरी नफरत और भी बढ़ गई। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ। वो कॉलेज में नहीं गई थी और मैंने अपनी मेहनत से शहर में एक अपार्टमेंट खरीद लिया था और उसे अपने साथ रखने के लिए अपने घर में ले आया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दरवाजे की दूसरी तरफ चूसेन रहता था, जो मेरी गर्लफ्रेंड का बचपन का दोस्त था। दोनों बचपन में बहुत खेलते थे। बाद में चूसेन का घर गिरा दिया गया और उन्हें बड़ा मुआवजा मिला, इसलिए वे गांव छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड ने उस हैंडसम चूसेन को देखा, वो तुरंत उससे प्यार करने लगी। वो लगातार उसका पीछा करने लगी, यहाँ तक कि मूसलाधार बारिश के प्रलय के दौरान जब मैंने उसकी फैमिली की मदद करने से मना किया, तब भी मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी गैर मौजूदगी में चुपके से हमारे 1/3 सामान चूसेन के परिवार को दे दिया। ये देखकर मैं पूरी तरह बेबस था। मुझे बस दरवाज़ा बंद करके लॉक करना पड़ा ताकि कोई हमारे सामान को चुरा ना सके। असल में मेरी गर्लफ्रेंड की नज़र में मैं उस इंसान से भी कम था जिससे उसे कोई कर्ज नहीं था। तुरंत मेरी गर्लफ्रेंड मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ लिया। हे डार्लिंग, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था कि तुम इस छोटी सी बात पर मुझसे नाराज नहीं होगे। मैंने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं जाकर सोता हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। मैं मुड़कर अपने कमरे में चला गया और अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना खोजने की योजना बनाने लगा। मैंने एक विंड पावर जनरेशन सिस्टम भी खरीदा था ताकि मूसलाधार तूफान में भी बिजली मिलती रहे। जो भी मुझे चाहिए था सब मैंने तैयार कर लिया था। अब बस शांत होकर इंतजार करना बाकी था। मेरी गर्लफ्रेंड सोचती थी कि उसके पास बढ़ाने वाला सिस्टम है, इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। उसने अपने पैसे से कुछ 100 युआन का खाना खरीदा और उसे चुपके से अपने कमरे में रख दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं उससे कुछ छीन लूंगा। मैंने सीधे इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया जिसे मैंने खरीदा था। अगर मैं यहाँ छिपा रहा तो थोड़ी भी संभावना है कि मुझे पकड़ लिया जाए, इसलिए मैंने एक और जगह चुनी, मेरे डॉर्म में एक गुप्त कमरा। ये एक छोटा कमरा था जिसे मैंने घर रेनोवेशन के समय खास तौर पर बनवाया था। मैंने इसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं बताया। ये कमरा बहुत छोटा था, बस एक छोटे बाथरूम जितना, लेकिन मेरे लिए छोटा किए जाने के बाद ये एक सुरक्षित ठिकाना था। इस कमरे का स्विच मेरे मोबाइल डिवाइस से चलता था, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी कि मेरी गर्लफ्रेंड इसे खोज लेगी, और अगर वो इसे ढूंढ भी ले तो भी वो इसे खोल नहीं पाएगी। इसके अलावा मैं खास तौर पर 10 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान में गया और अपने सिकुड़ने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत सारी मिट्टी को छोटा किया। इससे मैं मिट्टी और बीजों की मदद से सब्जियां उगा सकता था और आत्मनिर्भर बन सकता था। मैंने कई पेड़ भी छोटे करके अपने साथ ले लिए। एक पल में मेरा ऑर्डर किया हुआ सारा खाना और फर्नीचर पहुंच गया। अब सिर्फ एक दिन बचा था जब मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली थी। मैंने डिलीवरी का पता उस पुराने गांव में रखा जहां मैं पहले रहता था। वो गांव अब पूरी तरह खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। घर में फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और खाना सब भर गया था। आसपास कोई ना होने का फायदा उठाकर मैंने अपने सिस्टम से सब कुछ छोटा कर लिया और पहले से तैयार डिब्बों में रख लिया। अंत में मैंने थोड़ी देर सोचकर अपना एक मंजिला घर भी छोटा कर लिया और रात की शांति में उसे भी अपने साथ ले लिया। मैं वापस रात में घर चला आया। मैंने ये सारी चीजें अपने गुप्त कमरे में रख दी। मेरी गर्लफ्रेंड इन दिनों असामान्य रूप से उत्साहित थी और उसे लगता था कि उसने सारी तैयारी पूरी कर ली है, इसलिए उसने मेरे ठिकाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने गुप्त कमरे में पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी। अगर मैं वहाँ कई साल भी रहूँ तो भी मुझे ऑक्सीजन की कमी की चिंता नहीं होगी। पूरी रात की मेरी सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद वो गुप्त कमरा अब एक छोटी फार्म बन चुका था। बहुत छोटे छोटे चूजे, जिनकी आवाज़ें भी बहुत हल्की थीं, घास के ढेर में कीड़े ढूंढ रहे थे। इस फार्म के बाहर मेरे लिए एक छोटा घर भी था। अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद थे। अब मैं आखिरकार शांत होकर मूसलाधार बारिश के आने का इंतजार कर सकता था। बस 12 घंटे बाकी थे।
मेरी गर्लफ्रेंड फिर से चूसन के घर भाग गई। चूसन के परिवार को वो पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को उनकी राय की परवाह नहीं थी। वो सीधे चूसन के कमरे में घुस जाती थी। कई बार मैंने सुना कि चूसन की माँ नीचे की पड़ोसनों से शिकायत कर रही थी कि सामने वाली लड़की कितनी बेपरवाह है, रोज मेरे बेटे के कमरे में आ जाती है। ये सुनकर एक पड़ोसन ने मजाक में कहा कि शायद वो तुम्हारे बेटे को पसंद करती है, तुम्हारी बहू बनने वाली है क्या? उसने तो कॉलेज का एग्जाम भी पास नहीं किया, अब 20 से ज़्यादा उम्र हो गई है और उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। वो बस दिन भर घर में पड़ी रहती है और सुना है कि अपने भाई पर निर्भर है। मेरा बेटा लंबा और हैंडसम है और उसके पास नौकरी भी है, वो उसके लायक नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला, बस अनसुना कर दिया। अब सिर्फ 1 घंटा बचा था जब मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया। क्या हुआ फानजवान, मैं अभी बिजी हूँ, कंपनी में काम है, आज देर से आऊँगा और घर नहीं आऊँगा। मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने मुझे कुछ भी सावधान नहीं किया। मुझे पता था कि वो मुझे सावधान भी नहीं करेगी। मैंने ये कॉल सिर्फ उसे भ्रमित करने के लिए किया था, ताकि उसे लगे कि मैं घर से जा चुका हूँ। फिर मैंने फ़ोन से गुप्त कमरे को खोलने का सिस्टम एक्टिवेट किया। मैंने अपने छोटे कमरे पर फिर से सिकुड़ने वाला सिस्टम इस्तेमाल किया, इस बार किसी वस्तु पर नहीं, बल्कि अपने पहले से बने गुप्त कमरे पर। अब वो कमरा और भी ज़्यादा विशाल लग रहा था। मैंने ये जोखिम इसलिए लिया क्योंकि पिछले जीवन में मैंने देखा था कि जो चीज़ें बढ़ाने वाले सिस्टम से बढ़ाई गई थीं, बारिश रुकने के बाद अपने असली आकार में वापस आ गई थीं। इसीलिए मेरा अनुमान था कि सिकुड़ने वाला सिस्टम भी ऐसा ही करेगा। बारिश रुकने के बाद सब कुछ अपने असली आकार में लौट आएगा। पेड़, हरी जमीन, चूजे और घर, ये सब देखकर मुझे एक अजीब संतुष्टि महसूस हुई। अब मुझे मूसलाधार बारिश की चिंता नहीं थी। मेरी गर्लफ्रेंड घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने घर और बाहर के गलियारे में छिपे हुए कैमरे लगा दिए, ताकि मैं अपने फ़ोन से अंदर और बाहर की हर गतिविधि देख सकूं। एहतियात के तौर पर मैंने चूसन के घर के सामने भी एक कैमरा लगा दिया। अब मैं पूरी तरह से दुनिया से अलग हो चुका था। बाहर से संपर्क का मेरा एकमात्र साधन मेरा फ़ोन, कंप्यूटर और टैबलेट्स थे। कुछ दिन बीत गए और मूसलाधार बारिश अभी तक रुकी नहीं थी और इसने शहर के ट्रैफिक को भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मेरा गायब होना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शायद वो इन दिनों सोच रही होगी कि मैं बाढ़ में मर चुका हूँ। मैं अपनी छोटी फार्म में खेती करता रहा, सब्जियां लगाता रहा और चूज़ों को खिलाता रहा। बस एक ही परेशानी थी कि चूज़े हमेशा उन सब्जियों के पौधों को खा जाते थे जो मैं लगाता था। कुछ करने को नहीं था, इसलिए मैंने निगरानी कैमरा चालू किया और देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड चूसिन को मेरे घर ले आई है। वे दोनों लिविंग रूम में बैठे थे। मेरी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। भाई चूसिन, क्या तुम्हारे घर में खाना है? ज्यादा नहीं, अगर पहले से पता होता तो ज्यादा स्टॉक कर लेता। अब तो घर की पहली मंजिल लगभग पानी में डूब चुकी है और मैं बाहर नहीं जा सकता। रान, क्या तुम्हारे घर में खाना है? क्या तुम थोड़ा शेयर कर सकती हो? मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरी बहन भी हैं। इतना कम खाना हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड चूसिन के करीब आकर उसके कान में धीरे से कुछ कहती है। तुरंत ही चूसिन हैरानी से उठ खड़ा हुआ। क्या सच में ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, अगर यकीन नहीं है तो देखो। मेरी गर्लफ्रेंड ने तुरंत अपने बढ़ाने वाले सिस्टम से मेज़ पर रखे एक सेब को 100 गुना बड़ा कर दिया। वो सेब अचानक बहुत बड़ा होकर भारी तरीके से मेज़ पर टिक गया। चूसिन के चेहरे का भाव पहले अविश्वास से बदलकर अब बहुत खुशी में बदल गया। वो जल्दी से मेरी गर्लफ्रेंड के कंधे पकड़ लेता है। रान, सौभाग्य से तुम मेरे साथ हो तो कृपया हमारे घर का सारा खाना बड़ा कर दो। ठीक है भाई चूसिन, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, है ना? क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार को बचा सकती हूँ, तो क्या तुम भी मुझे पसंद करोगे? मेरी गर्लफ्रेंड ने शर्माते हुए अपनी आंखें ढक लीं और उसे एहसास नहीं था कि चूसिन के चेहरे पर एक जटिल और हल्की नफरत वाली अभिव्यक्ति भी थी। चूसिन तुरंत फिर से प्यार भरा चेहरा बनाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम क्या बातें कर रही हो? हम तो पहले से ही साथ हैं, बचपन के दोस्त हैं। अब तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब मूसलाधार बारिश खत्म होगी मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड खुशी से चूसिन के गले लग गई। बहुत अच्छा, मुझे पता था कि चू भाई भी मुझे पसंद करते हैं। तो फिर फानयान का क्या? उसने कहा था कि वह ओवर टाइम करने गया है। अब इतनी बारिश हो चुकी है, शायद वो पहले ही मर चुका होगा। चूसिन के चेहरे पर एक चालाकी की झलक आई। फिर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को फिर से बहला फुसलाकर उसके घर से सामान निकलवाना शुरू कर दिया। मैं मॉनिटर पर यह सब देखकर मिलीजुली भावनाओं में था। मैंने सोचा, मैंने ऐसी बेवकूफ़ गर्लफ्रेंड कैसे पाल ली? बेवकूफ़ तो है ही, साथ में इतनी स्वार्थी भी। लेकिन मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ और कोई नहीं जानता। मुझे बस शांति से अपनी ज़िंदगी जीनी है। फिर मैं घर लौट आया, खुद के लिए हॉटपॉट बनाया, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और आराम से खाना खाने लगा। ना सिर्फ अपनी इच्छा से खाया, बल्कि खाना फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी गर्लफ्रेंड तुरंत मेरी पोस्ट पर कमेंट कर देगी। फान जवान, तुम कहाँ हो?
सिर्फ मेरी पोस्ट पर कमेंट करने से बात खत्म नहीं हुई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कई सैटेलाइट मैसेज भेजे। डार्लिंग, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ हो? और तुम हॉटपॉट खा रहे हो? मैं भी खाना चाहती हूँ। बाहर मूसलाधार बारिश है, मैं बाहर नहीं आ सकती। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाना ला सकते हो? मैंने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उस ड्रिंक की फ़ोटो ली जो मैंने अभी अभी ली थी और अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी। तुरंत ही उसका फ़ोन कॉल आ गया। डार्लिंग, तुम हॉटपॉट कैसे खा सकते हो? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा ला सकते हो? मैं कई दिनों से सिर्फ ब्रेड खा रही हूँ। उसकी आवाज़ में मैं उसकी बेचैनी साफ महसूस कर सकता था। प्रलय में भी तुम खाना कैसे खा सकते हो? मैं हल्का सा हंसा। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था, बाहर की मूसलाधार बारिश से पूरी तरह अप्रभावित। मैं अभी कंपनी में हूँ, कंपनी ने हमें हॉटपॉट खिलाया है। बारिश बहुत ज़्यादा है, मैं वापस नहीं आ सकता, तुम घर पर कुछ खा लो। मेरी गर्लफ्रेंड ये सुनकर तुरंत पहले की तरह मुझसे विनती करने लगी। नहीं डार्लिंग, घर का ब्रेड बहुत ख़राब है, मुझे भी हॉटपॉट चाहिए। मैंने आगे उसकी बात नहीं सुनी और फ़ोन काट दिया। मैंने निगरानी सिस्टम खोला। वाकई में मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड गुस्से में फ़ोन पकड़े हुए हैं। मैंने कैमरा बदलकर चूजिन के घर के दरवाजे की निगरानी पर कर दिया। रान, तुम सच में बहुत कमाल हो, ऐसे तो हमारे परिवार को खाने पीने की चिंता ही नहीं रहेगी। वाह, हमें तो एक खजाना मिल गया। ये चूजिन की माँ थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड के बढ़ाने वाले सिस्टम के बारे में पता चल गया है। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरा सपना है कि मैं इस सिस्टम से आपके परिवार को बचाऊं। आखिरकार हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं ना। अचानक माहौल और भी बदल गया। चूजिन के माता पिता लगातार उसकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, अगर रान नहीं होती तो हमें इतना खाना कैसे मिलता? चूजिन बहुत भाग्यशाली है, ये तो उसके लिए आशीर्वाद है। मेरी गर्लफ्रेंड इन तारीफों से पूरी तरह खुशी में चूर हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। मैंने हल्की ठंडी हंसी हंसी और कैमरा बंद कर दिया। चूजिन का वो परिवार मुझे अच्छे से पता है। जब उन्हें मुआवजे का पैसा मिला था तब उन्होंने गांव में घमंड करना शुरू कर दिया था और लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। पुराने रिश्तेदार और दोस्त भी उन्होंने दूर कर दिए थे। वे हमेशा सोचते थे कि लोग सिर्फ पैसे के लिए उनके पास आते हैं। गांव वाले कहते थे कि उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वे गांव के मुखिया को भी पानी तक नहीं देते थे। मैं कैसे सोच सकता था कि ऐसे लोग मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। और वो चूसेन, बचपन से ही मैं जानता था कि वो कितना घमंडी है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कई बुरी बातें छिपकर कही थी। उसने कभी भी उसे दिल से महत्व नहीं दिया था, लेकिन मैं भी उनके मामलों में ज़्यादा दखल नहीं दे सकता था। आखिरकार अब मैं 100 गुना छोटा हो चुका था। ज़्यादा समय नहीं बीता और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन की दूसरी तरफ उसकी आवाज़ बहुत घमंडी थी। फानजुआन, मेरे पास एक अच्छी खबर है, मैं अब चूसेन के साथ हूँ। ठीक है, मैंने शांत आवाज़ में कहा, जबकि मैं मुर्गियों को खाना खिला रहा था। तुम कहाँ हो फानजुआन? मुझे यहाँ मुर्गियों की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि मैं मुर्गियों को खाना खिला रहा हूँ। ये सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, तुम्हें मुर्गियाँ कहाँ से मिल गईं? मैंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस कहा कि ये मैंने खुद पाली हैं। फानजुआन, तुम आखिर हो कहाँ? तुम्हारी जगह पर हॉटपॉट भी है और मुर्गियाँ भी। तुम्हारी जगह पर मूसलाधार बारिश का कोई असर नहीं हुआ है। मेरी गर्लफ्रेंड समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कहीं और नहीं बल्कि अपने ही कमरे में हूँ, बस एक दीवार की दूरी पर, दो बिल्कुल अलग दुनिया जैसी। बहुत अच्छा, तुम्हारी जगह पर बारिश का असर नहीं हुआ। तो डार्लिंग, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं चूसेन और बाकी लोगों को लेकर आऊंगी। वैसे भी हम भविष्य में एक परिवार बनने वाले हैं। तुम खुद ढूंढ लो, अगर मुझे ढूंढ सको तो आ जाना। क्या मतलब, तुम नहीं चाहते कि हम आए? मैं जो बचपन से अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा खुश रखता आया था, पहली बार उससे इतने ताने भरे अंदाज में बात कर रहा था। मैंने रास्ते में आई एक मुर्गी को हल्का सा पैर से हटाया और खेत से घर की तरफ लौट आया। मेरे पास फ्रिज में बहुत सारे रेडी टू ईट फूड थे, पिज्ज़ा, डम्पलिंग्स और कई तरह के फूड आइटम। मैंने माइक्रोवेव से पिज्ज़ा निकाला और फिर से गर्म किया। गर्म होते ही पिज्ज़ा सुनहरा, खुशबूदार और नरम हो गया। मैंने आराम से उसकी फ़ोटो लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी। तुम्हारे पास वहाँ पिज्ज़ा कैसे है? डार्लिंग, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? तुम बहुत स्वार्थी हो। मैं यहाँ सूखा ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स खा रही हूँ और तुम वहाँ पिज्ज़ा खा रहे हो। उसकी आवाज़ में अब जल्दबाजी और हल्की सी विनती थी, जैसे वो किसी भी तरह मेरी लोकेशन जानना चाहती हो। मैंने पिघले हुए चीज़ वाला पिज्ज़ा काटा, 2 बार चबाया और सीधे कहा, वाह वाह वाह, ये पिज्ज़ा तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर का चीज़ तो खिंच रहा है। फानजुआन, चाहे तुम वहाँ कितने भी अच्छे से हो, तुम्हारा खाना भी सीमित ही होगा। तुम्हारे उस छोटे करने वाले सिस्टम का क्या फ़ायदा? मेरा बढ़ाने वाला सिस्टम तो तुम्हारे खाने को बढ़ा सकता है, तब तो कई साल तक आराम से खा सकते हैं। जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ।
लेकिन वो मुझे ढूंढने नहीं आ रही थी। वो बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मैं फिर भी वही कहता रहा, अगर तुम मुझे ढूंढ सको तो आ जाना। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने मॉनिटर पर देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड गुस्से में बेकाबू होकर मेरे कमरे का सारा सामान तोड़ रही थी। ज़्यादा देर नहीं हुई और खबर पूरे इलाके में फैल गई कि मेरी गर्लफ्रेंड के पास बढ़ाने वाला सिस्टम है। और ये किसने बताया, ये साफ था। उसके दरवाजे पर लगातार लोग दस्तक देने लगे। सभी लोग अपने बचे हुए खाने के टुकड़े लेकर आए और उससे मदद की भीख मांगने लगे ताकि वो उनका खाना बढ़ा सके। शुरुआत में मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी घबरा गई थी। उसने सोचा था कि वो सिस्टम छिपाकर लोगों को धोखा दे सकती है, लेकिन तभी चूजन का परिवार तुरंत बाहर आ गया। चूजन के माता पिता ने लोगों को रोक दिया। अरे अरे, रान तो हमारे बेटे की होने वाली पत्नी है। अगर तुम सिस्टम इस्तेमाल करवाना चाहते हो तो पहले हमारे परिवार की अनुमति लेनी होगी। हर बार सिस्टम इस्तेमाल करने में बहुत एनर्जी लगती है, तुम्हें पैसे देने होंगे। पहले चूजन को गुस्सा आया कि उसके माता पिता ने सिस्टम के बारे में सबको बता दिया, लेकिन ये सुनते ही वो तुरंत खुश हो गया। हाँ हाँ, रान मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उससे काम करवाना है तो पैसे दो। चूजन ने मेरी गर्लफ्रेंड को खुलकर कमर से पकड़ लिया और मेरी गर्लफ्रेंड शर्माते हुए उसके पास झुक गई। इस तरह चूजन का परिवार मेरी गर्लफ्रेंड से बिजनेस करने लगा। जो भी उससे सिस्टम इस्तेमाल करवाना चाहता था, उसे चूजन को 2000 युआन देने पड़ते थे। 2000 युआन कम नहीं थे, लेकिन अब प्रलय के समय में लोग खाने के लिए मजबूर थे, इसलिए ये सौदा उन्हें सही लग रहा था। लेकिन मैं कैमरे से देख रहा था कि लोग लगातार मेरी गर्लफ्रेंड के पास आ रहे थे और सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा था। लोग सोच रहे थे कि जब तक उसके पास बढ़ाने वाला सिस्टम है, वे कभी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन वे एक बात भूल रहे थे, सिस्टम तभी काम करता है जब आपके पास पहले से खाना हो, और एक ही चीज़ को बार बार बढ़ाया नहीं जा सकता। 3 साल बीत गए। पूरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मेरी गर्लफ्रेंड के सिस्टम की वजह से कोई भूखा नहीं मरा, इसलिए लोग लापरवाह हो गए। वे बिना सोचे समझे खाना पीना खाने में और मौज मस्ती में लग गए। लेकिन तीसरे साल के अंत तक असली संकट आ गया। हर भर का खाना लगभग खत्म हो चुका था। सिस्टम से बढ़ाने के बाद भी खाना पर्याप्त नहीं था। संसाधन बहुत कम हो गए और बढ़ाने वाला सिस्टम अब कोई फायदा नहीं दे रहा था। अब पूरा इलाका धीरे धीरे अराजक होने लगा। हर जगह झगड़े और लड़ाइयाँ होने लगीं। मेरी गर्लफ्रेंड पहले ही चूजन के घर शिफ्ट हो चुकी थी और दोनों एक साथ रह रहे थे। मैं कैमरे से सुन रहा था कि चूजन के परिवार को भी अब समझ आ गया था कि लोग कम हो रहे हैं और सिस्टम से कम कमाई हो रही है। अब उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड बोझ लगने लगी थी और वो उसे घर से निकालने की योजना बना रहे थे। फिर चूजन ने सीधे उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी गर्लफ्रेंड रोती रही, चिल्लाती रही और उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया। प्रलय के समय में किसी को भी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। सब अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड पूरे दिन अपने दरवाजे के बाहर रोती रही। एक रात के बाद वो दुखी होकर मेरे घर लौट आई, लेकिन तब तक चूजन का परिवार उस घर को खाली कर चुका था। अब वो घर सिर्फ एक खाली ढांचा रह गया था। जहां मेरी गर्लफ्रेंड पहले हंगामा कर रही थी, वहां उसे सिर्फ अपमान ही मिला। उधर मैं अपनी छोटी फार्म में शांत जीवन जी रहा था। अगर भूख लगती तो सब्जियां और मांस मिलाकर खाना बना लेता था। अगर मन नहीं होता तो फ्रिज से रेडी टू ईट खाना निकाल लेता था। अपने खाली समय में मैं खुद के लिए ड्रिंक भी बना लेता था। हर सुबह मेरा पहला काम मुर्गियों को खाना खिलाना और फिर नाश्ता बनाना होता था। इसके बाद मैं अपने फार्म में जाता हूं और वहां उगाई गई सब्जियों के बड़े खेत को देखता हूं। 3 साल तक उन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन फिर से आया। इस बार उसका टोन थोड़ा जांचने जैसा था। शायद उसे लगा था कि मैं मर चुका हूं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं जवाब दूंगा। तुम जिंदा हो? अच्छा है। मुझे लगा था तुम मूसलाधार बारिश में मर गए हो। तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो डार्लिंग? तुम्हें पता नहीं कि चूसेन के परिवार ने मेरे साथ क्या किया है। वो मेरे बढ़ाने वाले सिस्टम का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अब जब लोग मुझे सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए नहीं ढूंढते तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। चूसेन ने साफ कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। उसका पूरा परिवार सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता है। उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आकर मुझे ले जाओ। सच में मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम अपनी एकमात्र गर्लफ्रेंड को मरते हुए नहीं देखोगे ना? शायद मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे टोन में कुछ अलग महसूस किया और उसकी आवाज़ अचानक तेज़ हो गई, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। फांजवान, तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं कर रहे? पहले तुम ऐसे नहीं थे। क्या तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो? उस पल में हल्के से हंसा। हाँ, क्या हुआ? तुम भी तो पुनर्जन्म लेकर आई हो ना? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम भी तो जानती हो कि चूसेन और उसका परिवार कैसे लोग हैं, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कितनी स्वार्थी हो। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे उसे एक वीडियो भेज दिया। वीडियो में मेरी सब्जियां और फल अच्छे से उग रहे थे। मुर्गियां पूरे खेत में दौड़ रही थीं और घर के अंदर आरामदायक तरीके से सजावट की गई थी। फ्रिज खाना और स्नैक्स से भरा हुआ था।
वहाँ मूसलाधार बारिश का कोई असर नहीं दिख रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। जैसे ही मैंने वीडियो भेजा, मेरी गर्लफ्रेंड गुस्से से फट पड़ी। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितना बुरा समय झेल रही हूँ? जल्दी आकर मुझे ले जाओ। मैंने शांत होकर जवाब दिया, लियुरुआन, पिछली जिंदगी में जब तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, तब क्या तुम स्वार्थी नहीं थी? अब जब तुमने भी पुनर्जन्म लिया है और प्रलय के बारे में जानती हो, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तब तुम स्वार्थी नहीं थी? मेरी गर्लफ्रेंड मानकर चल रही थी कि मैं हमेशा उसकी अच्छाई को समझूंगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी बदले में कुछ मिलना चाहिए। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। जब तुम मुझे परिवार नहीं मानती, तो मुझे भी तुम्हें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे लिए पूरी तरह अंधा हो गया था, खासकर उस चूसेन के कारण। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारी एकमात्र गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर अकाउंट डिलीट करना है तो कर दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं कैमरे से देख सकता था कि मेरी गर्लफ्रेंड पूरे दिन गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ रही थी। खासकर मेरा कमरा पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था। लेकिन चीज़ें तोड़ने से पेट नहीं भरता, चाहे वो कितना भी गुस्सा निकाल ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर से कुछ ब्रेड लेकर आई है। कैमरे से पता चला कि उसने वो चूसेन के घर से चुराया था। उस समय चूसेन का परिवार बाहर गया हुआ था और घर में सिर्फ उसकी 6 साल की छोटी बहन थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखे से दरवाज़ा खुलवाया और पूरे घर का खाना चुरा लिया। ये देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह पाया। क्या शानदार तमाशा है, सच में मज़ेदार। जैसा कि उम्मीद थी, जब चूसेन का परिवार वापस आया और देखा कि सारा खाना गायब है, तो वे गुस्से से पागल हो गए और मेरे घर के दरवाजे पर लात घूंसे मारने लगे और गालियां देने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड अब भी एक डरी हुई कछुआ की तरह घर के अंदर ही बंद बैठी थी और बाहर निकलना नहीं चाहती थी। मेरे घर का दरवाज़ा बहुत मजबूत था। मैंने रेनोवेशन के समय खास तौर पर सबसे मजबूत दरवाज़ा चुना था। इसीलिए चाहे चूसेन का परिवार 3 दिन और 3 रात तक दरवाज़ा पीटता रहा और गालियां देता रहा, मेरे अंदर बैठी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी खतरा नहीं था। अचानक चूसेन ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर मीठी मुस्कान के साथ मेरी गर्लफ्रेंड से कहा, रान, बच्चा मत बनो, बस हमारा खाना वापस दे दो। और अगर हम फिर से साथ हो गए तो मैंने जो कुछ कहा था वो गुस्से में कहा था। असल में मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। हम तो शादी तक करने वाले थे, भूल गई क्या? दरवाजे के बाहर से वो तरह तरह की मीठी बातें करता रहा। मेरी गर्लफ्रेंड पहले अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन 2 दिन तक लगातार चूसेन उससे माफ़ी मांगता रहा और कहता रहा कि वो फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरी गर्लफ्रेंड धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल पकड़ने लगी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। मैं समझ गया कि अब मेरी गर्लफ्रेंड फिर से मुसीबत में फंसने वाली है। मैं आगे की घटना देख भी नहीं पा रहा था। जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाज़ा खोला, बाहर छिपा हुआ चूसेन तुरंत उस पर टूट पड़ा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वो दर्द से सिर पकड़कर गिर पड़ी और बस देखती रह गई कि उसका पूरा परिवार फिर से सारा खाना उठाकर ले जा रहा है। जाने से पहले चूसेन के पिता ने उसके सिर पर जोर से मारा। तुम मेरे बेटे से शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम जैसी लड़की के ऐसे इरादे हैं, और तुमने हमारे घर का सामान चुराया भी। मेरी गर्लफ्रेंड ज़मीन पर पड़ी रही और कमज़ोर आवाज़ में बोली, वो खाना पहले मेरा था। चूसेन ने उसे रास्ते से हटाते हुए लात मारी और पूरा खाना अपने घर ले गया। 2 दिन तक दरवाजे पर पड़ी रही। फिर आखिरकार उसने ताकत जुटाई और उठकर अपने घुटनों को गले लगाकर वहीं बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। अब उसके पास बढ़ाने वाला सिस्टम होने के बावजूद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसके पास बढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ठीक उसी सबसे बुरे समय में उसने मुझे फिर से फ़ोन किया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, वो रोते रोते बोली, डार्लिंग, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बहुत मारा गया है, बहुत दर्द हो रहा है। फानजुआन, क्या तुम आकर मुझे बचा सकते हो? सच में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर पहले की बात होती तो मैं ज़रूर अपनी गर्लफ्रेंड पर दया कर देता। काश मैं उसके लिए सारी दर्द सह पाता, लेकिन अब अपनी गर्लफ्रेंड की शिकायतें सुनकर मैं बिल्कुल भावनाहीन था। तुम इसके लायक हो। मैंने फ़ोन काट दिया और खेत में जाकर मक्का इकट्ठा करने चला गया। समय दिन ब दिन बीतता गया। मेरी गर्लफ्रेंड अब भी मेरे घर के दरवाजे पर पड़ी थी। उसकी हालत धीरे धीरे और भी कमज़ोर होती जा रही थी। इस दौरान बहुत लोग वहाँ से गुजरते थे। मेरी गर्लफ्रेंड उन्हें मजबूर करती थी कि वे अपना खाना बढ़ाने के लिए उसका सिस्टम इस्तेमाल करें। वो खुद नहीं चाहती थी, लेकिन कई बार भूखे रहने के बाद उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। आखिरकार अपने जीवन के अंतिम क्षण में वो घसीटते हुए चूसन के घर के दरवाजे तक पहुंची और वहीं उसकी मौत हो गई। चूसन ने दरवाज़ा खोला और अपनी गर्लफ्रेंड को मृत देखकर घृणा से उसे एक तरफ लात मार दी। 2 और साल बीत गए। मूसलाधार बारिश ने इमारत के कई फ्लोर तक पानी भर दिया था, लेकिन जैसा मैंने पिछले जीवन में अनुमान लगाया था, हमारे फ्लोर को कोई खतरा नहीं हुआ। बारिश खत्म होने से कुछ महीने पहले चूसन के परिवार पर मुसीबत आ गई।
उनके इलाके में उनकी छवि पहले से ही खराब थी और उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड की जान के बदले जो संपत्ति बनाई थी उससे और भी लोग उनसे नफरत करने लगे थे। आखिरी महीनों में सभी के घरों का सामान खत्म हो रहा था। तभी किसी ने ग्रुप में मैसेज भेजा कि चूसन के परिवार के पास अभी भी बहुत खाना बचा है। लोग हथियार लेकर समूहों में उनके घर पहुंचने लगे, चिल्लाते हुए, और सब तोड़फोड़ करने लगे और खाना मांगने लगे। चूसन और उसका परिवार ना सिर्फ मना कर रहे थे बल्कि बाहर वालों को गालियां भी दे रहे थे। इससे लोग पूरी तरह भड़क गए। कई समूहों ने मिलकर उनके घर का दरवाजा तोड़ने का फैसला कर लिया। दिन रात दरवाजा पीटने की आवाज बंद नहीं हुई। आखिरकार 4 दिन बाद चूसन के घर का दरवाजा पूरी तरह टूट गया और उनका सारा खाना लूट लिया गया। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर रोता रहा क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और वे आगे जीवित नहीं रह सकते थे। उधर मैं अपनी छोटी फार्म में आराम से खा पी रहा था, यहाँ तक कि मैं थोड़ा मोटा भी हो गया था। मैं आखिरी पल तक बच गया। मेरे फोन पर खबर आई कि तूफान आखिरकार खत्म हो गया है। सूरज बादलों को चीरते हुए निकल आया और उसकी सुनहरी रोशनी धरती पर फैल गई, एक नई उम्मीद की तरह। मैं खेत में मक्का की मिट्टी ठीक कर रहा था, तभी मुझे अपने शरीर में एक अजीब एहसास हुआ। मेरी फार्म और मेरे पैरों की नीचे की जगह अब बहुत छोटी लगने लगी। मैंने अपने फ़ोन से गुप्त कमरे को खोला और देखा कि वहाँ सब कुछ अपने बदले हुए आकार में ही है। ये अजीब था, सिर्फ मैं ही अपने असली आकार में वापस आया था, बाकी सब नहीं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बढ़ाने और घटाने वाले सिस्टम अलग अलग थे। मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ। मैंने देखा कि जो लोग बच गए थे वे अपने घरों से बाहर भाग रहे थे और आसमान की ओर चिल्ला रहे थे। मैंने भी आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, इस बार मैं आखिरकार बच गया।